हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस क्लासेस। तो दोस्तों, आज से हम एमसीक्यू का सीरीज भी शुरू कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं, लाइक मिसलिनियस क्लर्कशिप, जिसका एग्ज़ाम हाल ही में होने वाला है, तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। क्योंकि ये सिर्फ क्वेश्चंस आपके नॉर्मल या फिर इजी दिखेंगे, लेकिन इसके जो एक्सप्लेनेशन होंगे वो काफ़ी डीप होंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। ये सिर्फ वेस्ट बंगाल के लिए ही नहीं, बाकी अदर भी स्टेट जो हैं उसके जो पब्लिक सर्विस कमीशन जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, वो सारे सभी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए इस सीरीज को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, द वैदिक रिलीजन अलॉन्ग विथ इट्स लेटर वैदिक डेवलपमेंट इज एक्चुअली नॉन एज। तो लेटर वैदिक पीरियड में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की डेवलपमेंट हुई? तो वो थी ब्राह्मणिज्म की। वो कैसे? देखिए, अर्ली वैदिक पीरियड की शुरुआत हुई थी 1500 BC में, और लेटर वैदिक पीरियड की शुरुआत क्या थी, कब हुई थी? 1000 BC में। अब ये जो 500 साल का जो ड्यूरेशन रहा है ना, उसमें ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी बढ़ने का क्या मतलब है कि वो लोग क्षत्रिय लोग को कहेंगे क्या कि आपको कोई भी काम कराना होगा तो यजनास के थ्रू कराना पड़ेगा, या फिर हमसे कोई भी काम करेंगे तो आप हमसे एडवाइस लेकर करेंगे, और आप छोटे लोगों से नहीं मिलेंगे। तो यहाँ से आता है क्या? वर्ना सिस्टम। अरे वर्ना सिस्टम क्या है? ये लोगों को 4 वर्नास में बांटता है, जिसमें सबसे टॉप में रहेंगे ब्राह्मण्स, सेकंड में क्षत्रियास, फिर वैश्यास, फिर शूद्र। अब ये लोग कहेंगे, जो ब्राह्मण्स कहेंगे कि ब्राह्मण्स आर बोर्न फ्रॉम द माउथ ऑफ ब्रह्मा, और क्षत्रियास आर बोर्न फ्रॉम द चेस्ट ऑफ ब्रह्मा, वैश्यास आर बोर्न फ्रॉम द थाई ऑफ ब्रह्मा, और शूद्र आर बोर्न फ्रॉम द टो ऑफ ब्रह्मा। तो यहाँ से क्या, ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ब्राह्मणिज्म। अच्छा, भगवतिज्म की बात करें तो ये डिवोट करता है लॉर्ड कृष्णा के जो भी टीचिंग है, या जो भी उनके द्वारा दिया हुआ एडवाइस है या ज्ञान है, तो उनके मानने वाले को हम लोग क्या करेंगे? भगवतिज्म। और एक है क्या? वैष्णविज्म, जिसको कहते हैं वैष्णविज्म। इसमें क्या होगा ना कि जो भी लोग विष्णु और उनके अवतार को मानेंगे, उन्हें वैष्णविज्म कहा जाएगा। जिसमें से बड़े बड़े लोगों का नाम अगर कहा जाए तो चैतन्य हो गया, मीराबाई, सूरदास, वल्लभाचार्य, तुलसीदास और नरसिंह मेहता। तो ये सारे लोग कौन थे? वैष्णविज्म कहलाते थे। तो अगर अदर पॉइंट्स की बात करें लेटर वैदिक पीरियड की, तो वहाँ पर लोगों को 4 आश्रम्स में बांट दिया गया था। जिसमें था सबसे पहला ब्रह्मचार्य, जिसमें लोगों को स्टूडेंट्स कह सकते हैं। फिर आता है गृहस्था, डेट मीन्स हाउस होल्डर्स। फिर आता है वनप्रस्था, डेट मीन्स रिटायर्ड। और चौथा आता है संन्यासा, मतलब कि फ्री फ्रॉम ऑल वर्क्स। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द वैदिक आर्यन फर्स्ट सेटल्ड इन द रीजन ऑफ। तो देखिए, बहुत सारे फिलोसोफर ने बहुत सारी थ्योरीज दी है, जिसमें सेंट्रल एशियन थ्योरी है, यूरोपियन थ्योरी है, आर्टिक रीजन थ्योरी है, इंडियन थ्योरी है, तिब्बतन थ्योरी है। लेकिन इसमें जो सबसे 2 मेन इंपॉर्टेंट है वो है सेंट्रल एशियन थ्योरी और आर्टिक रीजन थ्योरी। जो सेंट्रल एशियन थ्योरी था वो दिए थे मैक्स मुलर ने, और आर्टिक रीजन के जो थ्योरी था वो दिए थे बीजे तिलक ने। देखिए, थ्योरी चाहे किसी की भी हो, लेकिन वो लोग तो आएंगे खैबर पास पार करके ही, जो कि पड़ता है हिंदू कुश माउंटेन के पास। और इसी के पास हम देखते हैं कि जो 5 रिवर है, इंडस, झेलम, रावी, ब्यास और सतलज। और इसके साथ साथ जो सरस्वती थी उस टाइम में सबसे सेक्रेट रिवर थी, जो कि अभी के टाइम में सूख गई है। तो हम कह सकते हैं ये जो 7 नदियों का जो जगह है उसे सप्त सिंधु की घाटी कहते थे, जिसमें जो हम लोग इंडस वैली में पढ़ चुके हैं। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? सप्त सिंधु। यहीं पर सबसे पहले जो आर्यंस आए थे इंडिया में, वो लोग सेटल हुए थे। तो अगर बात करें अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, तो हम लोग देखते हैं उस वक्त जब आर्यंस लोग सेटल हुए थे, तो उस वक्त का जो उन लोग का गवर्नमेंट फॉर्म था वो था मोनार्चियल। मोनार्चियल बोले तो वहाँ पर लोग चुनते थे अपने राजा को, मतलब कि उस टाइम में वो हेरिडिटियल नहीं था। और वहाँ के जो ट्राइबल काउंसिल हुआ करते थे वो 4 हुआ करते थे, जिसमें सभा, समिति, विधाता और गणा था। जो सभा था वो जुडिशियल फंक्शन रन करता था, जिसमें वुमेन्स भी हिस्सा लेती थी। और जो समिति थी उसमें राजन का इलेक्ट हो या फिर राजन का चुनाव किया जाता था। और अदर पॉइंट्स देखें तो
जो फैमिली का एक पर्सन होता है ना, उसको कुल कहा जाता था। मतलब कि फैमिली, जो बेसिक यूनिट ऑफ ए फैमिली कुल कहलाते थे, और जो उस फैमिली के हेड हुआ करते थे उसे कुलापा कहते थे। ढेर सारे फैमिलीज मिलकर एक क्लान बनाते थे जिसको विश कहा जाता था, और विश के हर एक लोगों को जन कहा जाता था, और जन के द्वारा जो इलेक्ट किए जाते थे उन्हें राजन कहा जाता था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द फेमस गायत्री मंत्र। देखिए, गायत्री मंत्र किसको डेडिकेट किया जाता है? वो सोलर डाइटी सावित्री को डेडिकेट किया जाता है। और ये कहाँ है? ऋग्वेदिक के तीसरे मंडलास, जो कि विश्वामित्र लिखे हैं, उसमें लिखा गया है। अच्छा देखिए, ऋग्वेदिक में 1028 हाइम्स है, इसमें 11 वनाखिल्याज है। अब ये जो 1028 हाइम्स है ना, उसको 10 मंडलाज में बांटा गया है। इसमें पहला और 10वां लेटर एडिशन है। लेटर एडिशन कहने का मतलब इसको लेटर वैदिक पीरियड में लिखा गया है, और जो 2 से 7 तक है वो अर्लीस्ट है या फिर बहुत पुराना है। तो जिसमें दूसरा से अगर 2 से 7 की बात करें तो उसमें आता है गृहसमादा, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रेय, भारद्वाज और वैशिष्ठ। 8वें मंडलास की बात करें तो उसमें आता है कानवाज एंड अंगिराज। 9वां मंडलास की बात करें तो उसमें आता है सोमा हाइंस। और जो 10वां मंडलास है प्रसुसुप्ता हाइंस, इसमें आपको वर्ना सिस्टम देखने को मिलेंगे, जो इससे पहले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए थे कि 4 वर्णास में बांटा गया था लोगों को, जिसमें ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास और शूद्रास आते हैं। सामवेद की बात करें तो इसमें टोटल 1603 हाइंस है। 1603 हाइंस है, लेकिन इसमें जो 99 छोड़कर ना बाकी सभी का सभी ऋग्वेद से लिया गया है। अच्छा, इसमें दुनिया के जितने भी राग मिलते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं कि जितने भी सुर मिलते हैं, वो सामवेद से लिए गए हैं। आप लोग देखे होंगे कि सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा, ये जो 7 सुर है ये सब सामवेद से ही लिए गए हैं। और इसमें एक और सभी सुरों का एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है जिसको दिरुपदा राग कहते हैं, ये भी सामवेद से ही लिया गया है। कठोर उपनिषद की बात करें तो ये यजुर्वेद से आया है। तो अगर यजुर्वेद की बात करें तो इसमें भी 2 टेक्स्ट आते हैं, जिसमें वाइट यजुर्वेदा एंड ब्लैक यजुर्वेदा। वाइट यजुर्वेदा को शुक्ला यजुर्वेदा भी कहते हैं, और ब्लैक यजुर्वेदा को कृष्णा यजुर्वेदा भी कहते हैं। देखिए, ब्लैक यजुर्वेदा या फिर कृष्णा यजुर्वेदा में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्राह्मण्स आते हैं, जिसको सटपटा ब्राह्मण्स कहता है। ये सभी ब्राह्मण्स में सबसे मेन है, क्योंकि इनके द्वारा जो बड़े बड़े सेक्रीफाइस परफॉर्म किए जाते हैं वो इन्हीं के द्वारा किए जाते हैं। आप लोग देखते होंगे जो भी यजनास होते हैं, जिसमें आते हैं अश्वमेध यजनास या राजसूय यजनास, तो ये सब ये यजुर्वेद में ही लिखा गया है। अब अत्रेय ब्राह्मण्स की बात करें तो ये ऋग्वेद का ब्राह्मण्स है अत्रेय, क्योंकि ऋग्वेद को पढ़ने वाले को अत्रेय कहा जाता था या फिर अत्रेय ब्राह्मण्स कहते थे। अब ये सिर्फ अत्रेय ब्राह्मण्स नहीं है, इसमें कौस्तिके और अत्रेय दोनों आ जाएंगे। तो ऋग्वेद का क्या हो गया? कौस्तिके और अत्रेय ब्राह्मण्स। इसी तरह सामवेद का क्या हो जाएगा? पंचविश और जामनी ब्राह्मण्स। यजुर्वेद का क्या हो जाएगा? तैत्तिरीय और सटपटा ब्राह्मण्स। और अथर्ववेद का क्या हो जाएगा? गोपद ब्राह्मण्स। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है, द डिवीजन ऑफ वैदिक सोसाइटी इनटू 4 क्लासेस इज क्लियरली मेंशन्ड इन। देखिए, अभी इससे पहले ही क्वेश्चन में हम लोग इसे डिस्कस करके आ रहे हैं कि ऋग्वेदिक के 10वें मंडलास में, जो कि पुरुषोत्ता हाइंस कहलाता है, इसमें लोगों को 4 वर्णास में बांटा गया है, जिसमें ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास और शूद्रास आते हैं। इसमें सबसे टॉप में होंगे ब्राह्मण्स, उसके बाद आते हैं क्षत्रियास, जो कि प्रोटेक्टर ऑफ द विलेज या प्रोटेक्टर ऑफ द किंगडम कहते हैं उसको। उसके बाद आता है वैश्यास, जो कि व्यापार लोग होते हैं या व्यापारी करते हैं, यहाँ से वहाँ अपने सामान को खरीद फरोख्त करते हैं थ्रू बार्टर सिस्टम। और लास्ट में आते हैं शूद्रास। ये क्या है? ये तीनों को सेवा करेंगे। जो भी अपर में 3 लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रियास और वैश्यास, ये तीनों की सेवा करने के लिए शूद्रास रहेंगे। यजुर्वेद की बात करें तो इसमें इसको 2 टेक्स्ट में लिखा गया है, शुक्ला यजुर्वेदा और कृष्णा यजुर्वेदा। और जो ये सटपटा ब्राह्मण से, ये शुक्ला यजुर्वेदा का एक पार्ट है। तो अगर उपनिषद की बात करें तो ये काउंटिंग में 108 हैं। इसे वेदांता भी कहते हैं, मतलब कि आखिरी वेद। और इसका मतलब होता है टू सिट डाउन नियर समवन, मतलब कि किसी के पास बैठो और उससे ज्ञान प्राप्त करो। अच्छा, अगर उपनिषद की बात करें तो इसमें जो सबसे लंबा, ये सबसे बड़ा उपनिषद है, उसे बृहदारण्यका उपनिषद कहते हैं, जो कि 728 वर्सेस या मंत्राज में है। आज से 6 चैप्टर्स में या फिर 6 अध्याय में बांटा गया है। अब देखिए,
एक आता है चंदोग्या उपनिषद। इसमें क्या लिखा हुआ है? ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल, मतलब कि एक शरीर आत्मा छोड़ने के बाद वो दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी और फिर से जन्म लेगी, या मतलब कि पुनर्जन्म का जो बात है वो चंदोग्या उपनिषद में लिखा हुआ है। एक होता है मुंडके उपनिषद। मुंडके उपनिषद में हम लोग अक्सर अपने नोट्स में देखते हैं कि जो हम लोग का अशोक स्तंभ है उसके नीचे लिखा रहता है सत्य में जयते। तो सत्य में जयते वो जो लाइन है वो मुंडके उपनिषद से लिया गया है। अब एक होता है मंडुकिया। मंडुकिया सबसे छोटा उपनिषद है जो कि सिर्फ 12 वर्सेस या 12 मंत्रास का है। अच्छा, एक होता है बृहदरनायिका उपनिषद। सॉरी, इसके बारे में हम तो पहले ही बोल चुके हैं, जो कि सबसे लंबा है। अच्छा, इसके खास बात एक और है बृहदरनायिका उपनिषद में कि इसमें इंडियन फिलोसोफर गार्गी के बारे में भी लिखा हुआ है। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर द ट्रेसेस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो जो पहला कौन था जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के ट्रेसेस को डिस्कवर किया? तो इसका सीधा सीधा आंसर बन जाता है क्या? दयाराम साहनी ने। अच्छा, दयाराम साहनी ने 1921 में रावी नदी के किनारे हड़प्पन शहर की खोज की, लेकिन इसका जो टर्म है हड़प्पन सिविलाइजेशन वो किसने रखा? जॉन मार्शल ने रखा है। इसको याद रखिएगा। एक कुनिंगम या फिर अलेक्जेंडर कुनिंगम, तो इन्होंने 1881 में इंडिया में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी भी कहा जाता है। आर.डी. बनर्जी मतलब कि राखाल दास बनर्जी, इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में इंडस नदी के किनारे। अच्छा, मोहनजोदड़ो को और क्या कहा जाता है? माउंट ऑफ द डेड्स या फिर भूतों का शहर। अदर इम्पोर्टेंट साइट्स की बात करें तो जैसे सुक्ता जंडर, जिसको 1927 में खोजा गया था अरविंद स्टीन के द्वारा, और क्या आमरी जो कि 1929 में एन.जी. मजुमदार ने खोजा था। रोपर जो कि आज़ादी के बाद पहला साइट था जिसे डिस्कवर किया गया था सतलज नदी के किनारे, और इन्हें डिस्कवर करने वाले कौन थे? वाई.डी. शर्मा। लोथल को किसने डिस्कवर किया? एस.आर. राव ने, कोट डिजी को फजल अहमद खान ने, और भी बहुत सारे साइट्स डिस्कवर हुए हैं जिसको हम आगे देखेंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द हड़प्पन सिविलाइजेशन अचीव्ड फार ग्रेटर एडवांसमेंट देन सुमेर, एलम एक्सेट्रा ऑन अकाउंट ऑफ इट्स। देखिए, अब हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थे वर्ल्ड में, जैसे कि सुमेर, मेसोपोटामिया और इजिप्ट, तो उन सभी में एक डिफरेंस पाया गया। क्या? टाउन प्लानिंग का। तो पता चला हड़प्पन सिविलाइजेशन ये बहुत एडवांस है टाउन प्लानिंग में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रीट है वो 90 डिग्री पे मुड़ते थे, जो भी घर है वो प्रॉपर रेक्टेंगुलर फॉर्म में हुआ करते थे, यहाँ पर सिटेडल पाया जाता था, या फिर जो भी मोनूमेंट्स मिले हैं या फिर जो भी साइट्स मिले हैं, जैसे मोहनजोदाड़ो का ग्रेट ग्रेनरी, या फिर हड़प्पन का 6 ग्रेनरी जो कि 2 रो में था, कालीबंगल का फायर एटलस, लोथल का डॉकयार्ड। तो ये सब बताता है जो टाउन प्लानिंग कितना एडवांस लेवल पे था या फिर कितना प्रॉपर वे में था। तो ये सारी चीज़ें बाकी सब सिविलाइजेशन से अलग करती है, अब बहुत ही आगे से ले जाती है। उधर बात करें तो जो यहाँ के टाउन्स को वो 2 पार्ट में बांटा जाता था, जिसमें एक सिटाडेल और एक लोअर टाउन। सिटाडेल जहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग्स या फिर 2 स्टेजेस बिल्डिंग हुआ करते थे। अच्छा, धोलावीरा में क्या वाटर मैनेजमेंट का बहुत अच्छा स्रोत मिला है। तो ये सारी चीज़ें बाकी सब सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन से अलग करती है और इसे आगे बढ़ाती है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? टाउन प्लानिंग। अच्छा, अगर वेट और मेज़र की बात करें तो भी यहाँ पर बहुत ही परफेक्ट और फाइन शेप में यहाँ पर वेट मेजरमेंट देखने को मिला है, जिसमें हम लोगों ने देखा था एक सीरीज़ जिसमें 1, 2, 4, 8 और 64 मतलब 64, और अगर डेसिमल में बात करें तो 16 और इसके मल्टीपल्स, ये डेसिमल में इसके यहाँ पर वेट मिले हैं, और ये सब चौकोर फॉर्म में थे या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म में थे। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द हड़प्पन सिविलाइजेशन अचीव्ड फार ग्रेटर एडवांसमेंट दैट। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है, द इंडस और हड़प्पन सिविलाइजेशन इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन बाय इट्स। देखिए, अभी इससे पहले ही क्वेश्चन में हम लोग इसे करा रहे हैं, लेकिन उसका आंसर टाउन प्लानिंग था, लेकिन इसमें ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो आंसर है वो और भी नज़दीक दिया गया है
इसका आंसर होगा अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन में टाउन प्लानिंग तो बहुत अच्छा था ही, यहाँ पर बर्न ब्रिक भी यूज़ किया जाता था, लेकिन उससे भी अच्छी बात या फिर उससे भी चौंका देने वाली बात यह है कि यहाँ पर अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम भी मिला है। मतलब बोले तो हर एक घर से एक ड्रेन निकलता था जो कि एक मेन ड्रेन सिस्टम में जाकर मिलता था। तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन को और भी यूनिक और भी एडवांस बनाता है। तो ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट सवाल हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है द डेट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन 2300 से 1750 BC हैज़ बिन फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ। अब देखिए पोइट्री के बिना पे तो वो हम फिक्स कर नहीं सकते कि ये कितने साल पुराना है हड़प्पन सिविलाइजेशन, या फिर हम सेटिस्फेक्शन के बिना तो कह नहीं सकते कि हाँ भाई सेटिस्फाइड हो रहा है कि ये इतना साल पुराना हड़प्पन सिविलाइजेशन होगा। या फिर अगर आर्यन इन्वेंशन के बारे में भी अगर बात करें तो वहाँ से जो एविडेंस मिले हैं या फिर जो भी हमें रिटन सोर्स मिले हैं तो उसे भी देखने के लिए, इन सभी चीज़ों को देखने के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? रेडियो कार्बन डेटिंग 14। इससे एक्चुअल ये मेथड हमें बताता है कि असल में ये कोई भी चीज़ या कोई भी एविडेंस हमें जो हिस्ट्री में या फिर इतिहास में मिले हैं वो कितना साल पुराना है। और इसको फिक्स करने के लिए एक प्रेफरेंस पॉइंट माना जाता है, वो है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। पर जो भी इवेंट से, जो भी मोनूमेंट से, जो भी एविडेंस हमें मिले हैं जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले, उसे BC में काउंट करते हैं। और जो भी चीज़ें हमें बात पता चली है जीसस क्राइस्ट के बाद, उसे हम AD में मेज़र करते हैं। तो जो भी हमें ये एविडेंस मिले हैं वो रेडियो कार्बन डेटिंग 14 के थ्रू अगर हम इसे इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन 2300 से 1750 BC के बीच में ये डेवलप हुआ है। ठीक है, तो पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करें बाय सब्सक्राइबिंग, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्रेल्स ग्रोन बाय द पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज वेयर। तो अगर आप NCERT के हिस्ट्री के चैप्टर 1 को पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखेगा क्या कि सलमान और किरतर पहाड़ी के पास मर्द और औरत दोनों ने पहली बार 4700 साल पहले कल्टीवेशन शुरू किया था, जिसमें सबसे पहला जो अनाज उगाया गया था वो था वीट और बार्ली। और सिर्फ वीट और बार्ली ही नहीं, जैसे जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने मेच्योर फॉर्म में आया तो वहाँ पर राइस भी मिले, मिलेट्स भी मिली, और इसी तरह। और सबसे पहला बात यह है कि सबसे पहला वर्ल्ड में कॉटन भी यहीं पर उगाया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस एबव। अच्छा, काली बंगल में क्या है ना, ये प्लग फील्ड मिले हैं। प्लग फील्ड बोले तो जो हल किया हुआ ज़मीन होता है वो मिला है, और क्या जो भी जिससे हल किया जाता है वो उड का हुआ करता था। काली बंगल ही एक ऐसा साइट है जहाँ पर जो प्लग मिला है वो वुडन मिला है। और टेराकोटा प्लग कहाँ मिला है? बनवाली में। सिर्फ यही नहीं, काली बंगल में और क्या मिले हैं? 7 फायर एटलस मिले हैं, और क्या जो बोन्स है कैमल्स के वो मिले हैं। और लोथल की अगर बात करें तो यहाँ पर डॉकयार्ड मिला है, आर्टिफिशियल डॉकयार्ड जिसे हम लोग कहते हैं। और लोथल की एक सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो हाउस के इंट्रांस है वो मेन स्ट्रीट से मिले हैं। बाकी अदर्स हड़प्पा जो साइड्स है वहाँ पर जो इंट्रांस है वो स्ट्रीट के अपोजिट साइड में मिले हैं, लेकिन जो लोथल में है वो जो हाउस का इंट्रांस है वो स्ट्रीट साइड से मिले हैं। और लोथल में क्या मिला है? राइस हस्क मिला है, और राइस हस्क सिर्फ लोथल में नहीं रंगपुर में भी मिला है। और लोथल में और सबसे इम्पोर्टेंट एक मिला है डबल ब्यूरियल, जहाँ पर एक ही कब्र में मर्द और औरत दोनों मिले हैं। मतलब कि ये लोग बिलीव करते थे लाइफ आफ्टर डेथ पर। तो ये लोग अपने कब्र में सिर्फ मर्द और औरत नहीं, कभी कभी अपने पेट्स या फिर जो भी ज्वेलरीज है वो लोग अपने साथ उसके साथ दफन कर दिया करते थे। तो सारे पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स वाज नॉट वर्शिप्ड बाय द इंडस वैली पीपल। अब ऐसा नहीं है कि ये जो टेन्यूअर है वो वैदिक पीरियड के पहले रहा है तो यहाँ पर किसी तरह की वर्शिप नहीं हुई। यहाँ भी लोग वर्शिप किया करते थे, यहाँ पर मदर गॉडेस को मानते थे। अच्छा, एक पोस्चर मिला है जो कि न्यूड फॉर्म में था, और इसके 2 हॉर्न्स थे जो कि माना जाता है वो पशुपति शिवा हैं। और क्या मिला है? एक और सील मिला है जिसमें ये दर्शाया जा रहा है कि एक योगिक पोस्चर में एक है, इसके 3 हॉर्न्स हैं जो कि सराउंडेड है एलिफेंट से,
टाइगर से और राइनोसोरस से, और जिसके घुटने के पास है बोफेलोस और फीट के पास 2 डियर से, जो कि रिप्रेजेंट करता है वो पशुपति शिवा है। और सिर्फ यही नहीं, ये लोग मानते थे कि मतलब ये लोग पूजा करते थे लिंगम की, जो कि मेल जेनिटल थिंग्स है, और यूनी जो कि फीमेल जेनिटल थिंग्स है। और सिर्फ यही नहीं, ये लोग ट्री की भी पूजा करते थे, लाइक पीपल ट्री, और एनिमल लाइक बुल, स्नेक, बर्ड, तो ये सब की ये लोग पूजा करते थे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? त्रिमूर्ति, क्योंकि त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट उस टाइम में था ही नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? त्रिमूर्ति। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।